नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। 1 और 11 में आज बात होगी हाथरस कांड की ही, क्योंकि 25 दिन बीत चुके हैं। देश को दहला देने वाली इस वारदात की पड़ताल की जा रही है। आपको हम बुलेटिन में दिखाएंगे कि जांच आखिर अभी कहां तक पहुंची है। हाथरस की बेटी की हत्या किसने की, ये सवाल बना हुआ है। और 1 और 11 में हम आपको एक बार फिर हाथरस कांड पर तफसील से अपडेट्स देंगे। बताएंगे कैसे और क्यों दंगे वाली साजिश में भीम आर्मी का नाम अब सामने आ रहा है। यूपी में जातीय हिंसा वाली साजिश में कई चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी का वो कौन सा खनन माफिया है जिसका नाम इस साजिश में सामने आ रहा है। आपको हाथरस के उस गांव ले चलेंगे जहां ये वारदात हुई और बताएंगे 25 दिन बाद गांव का क्या हाल है। हाथरस कांड में कई नए एंगल हैं। आज तक से एक चश्मदीद ने बात की है। इस चश्मदीद ने क्या जानकारी दी, आपको दिखाएंगे। शुरुआत 100 खबरों के साथ। हाथरस मामले की सबसे पहले बात करेंगे, जिसमें एसआईटी ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। पीड़िता के गांव के 40 लोगों से पूछताछ कल ही शुरू हो गई थी, अब भी ये पूछताछ जारी है। एसआईटी की टीम ये जानने में लगी है कि 14 सितंबर को क्या हुआ था। पुलिस की लापरवाही के बारे में भी लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं। एसआईटी की ये पूछताछ, आपको बता दें, 10 दिन का समय बढ़ाया गया है एसआईटी के लिए, लेकिन गांव के 40 लोगों से ये पूछताछ हो रही है, जिसमें परिवारों के बीच में आपसी संबंध कैसे थे, इससे पहले के संवाद कैसे रहे, 14 तारीख को क्या हुआ, वारदात वाली जगह पर भी पड़ताल हुई। तो 40 लोगों को ये नोटिस दिया गया है और इनसे पूछताछ के आधार पर एसआईटी अपने नतीजे पर पहुंचेगी। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है? जांच की दिशा कहां जा रही है और 40 लोगों से जो पूछताछ चल रही है उसमें क्या कुछ सामने आया है? कुछ डिटेल्स मिली हैं क्या? देखिए नेहा, ये महत्वपूर्ण जांच है। इसमें एसआईटी जो है लगातार ये बातचीत कर रही उन लोगों से कि पुलिस ने आखिर किस तरीके से लैप्सेस किए। ये जो रास्ता जाता है नेहा, ये रास्ता वहां जाता है जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था। यहां से 200 मीटर की दूरी पर वो जगह मौजूद है जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था। और यहीं से ये आप जो देख रहे हैं, ये ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल पर कुछ लोग मौजूद थे उस दिन, इनसे भी पूछताछ के लिए एसआईटी ने यहां से बुलाया है। और ये गांव का वो हिस्सा है जो किनारे का हिस्सा पड़ता है। यहां पर भी लोगों से जो यहां घरों में मौजूद थे उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही कि पुलिस ने आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में लैप्स किए हैं, उनकी छानबीन के लिए एसआईटी इनसे पूछताछ के लिए बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ यह भी जानकारी मिली है कि जिस दिन घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया, जो लोग 14 तारीख को वहां पर मौजूद थे, चाहे उसमें आरोपी के परिवार के कुछ लोग हैं, उन लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके अलावा जानकारी ये मिली है कि जो घटना स्थल पर कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो गांव के लोग हैं, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन लोगों को भी पूछताछ के लिए एसआईटी ने बुलाया। तो एसआईटी अब उस जगह पर उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, जिससे उनको साफ तौर पर यह पता चल सके कि आखिर घटना के समय और जिस दिन पीड़िता के शव को जलाया गया था उस दिन क्या क्या हुआ था। पुलिस के ऊपर अगर कार्रवाई जो हुई है शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से, उसके बाद आने वाले समय में डीएम और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने किस तरीके से लैप्स किए हैं, वो प्रत्यक्षदर्शी जो उस दिन रहे हैं उन लोगों से पूछताछ की जाएगी। और इसके लिए बाकायदे नोटिस सर्व किए गए हैं। पुलिस ने यहां पर नोटिस सर्व किया एसआईटी की तरफ से और उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। 2 एंगल में एसआईटी इस वक्त जांच कर रही है, जिसमें ये उनको ये पता चल सके कि प्रत्यक्षदर्शी 14 तारीख को उस दिन किस तरीके से वहां पर मौजूद थे, आस पड़ोस के लोग उस तरीके से किस तरीके वहां पर जानकारी उनके पास मौजूद है, उस पर भी बातचीत की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अंत्येष्टि वाली जगह पर कैसे लोगों ने वहां पर जानकारी उनके पास है, क्योंकि एक ये जगह जो है, ये ट्यूबवेल यहां पर जो दिखाई पड़ रहा है, यहां के भी एक शख्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ऐसी जानकारी हमारे पास इस वक्त आई है। जो आस पड़ोस के गांव के लोग हैं, यहां से जो किनारे का रास्ता जाता है खेतों की तरफ से, जिन इन 40 लोगों के लोगों से घरों में पूछताछ हो रही है, ये लोग कौन हैं जिनसे पूछताछ हो रही है? कौन कौन इनमें शामिल है, इन 40 लोगों में? नेहा, ये वो लोग हैं जो गांव के लोग हैं, जो आरोपी परिवार है और पीड़ित परिवार के बीच में सिर्फ 100 मीटर की दूरी है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि आरोपियों और पीड़ित परिवार के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया कि क्या इनकी बातचीत पहले से होती थी। इसके अलावा जानकारी एसआईटी ये भी लेना चाहती है कि इन लोगों में क्या पहले से किसी भी तरीके की दुश्मनी थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूछताछ के लिए उन लोगों को नोटिस सर्व किए गए हैं, जिसमें जो पड़ोसी लोग हैं, जो कि आरोपी परिवार से जुड़े हुए हैं या फिर जो पीड़ित परिवार हैं, उन लोगों को
नोटिस दिए गए हैं। कल भी पूछताछ एसआईटी ने कई लोगों से किया है, जो हमारे पास जानकारी इस वक्त है। इसके अलावा आज भी जो नोटिस जिनको दिया गया था उनसे भी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। साफ मकसद है कि एसआईटी जब 16 तारीख को अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को देगी तो उससे पहले वो तमाम एंगल जो हैं उनकी छानबीन करना चाहती है। पुलिस ने भी एक वीडियो, जिस दिन घटना को अंजाम आरोपियों ने दिया था, उसका भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पता चल रहा है कि 4 से अधिक लोग वहां पर रहे होंगे, क्योंकि 4 हंसिया, चप्पल और इसके अलावा बहुत सारे सामान मिले हैं। तो इन तमाम एंगल के लिए लोग वहां पर कौन से मौजूद थे उस घटना स्थल की जगह पर, उन तमाम चीजों को लेकर के जो खेतों में लोग मौजूद थे उस वक्त जो चारा काट रहे थे, उन लोगों को भी नोटिस दिया गया और उनसे भी पूछताछ के लिए एसआईटी बुलाई। तो एक वृहद एंगल से जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप सामने आ सकती है, क्योंकि 40 लोगों से पूछताछ की जा रही है जो पीड़िता और साथ ही आरोपियों के परिवार के संपर्क में हैं, वहीं आसपास रहते हैं। इन लोगों से पूछताछ में काफी कुछ संभवतः निकलकर सामने आ सकता है। बहरहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए। हाथरस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में एक अलग ट्विस्ट अब दिया जा रहा है, लेकिन आपको यह बता दें कि दंगा गैंग में विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है, किस तरीके से पीएफआई के तार इससे जुड़ रहे हैं। ये तमाम खुलासे हमने आपको दिखाए। साथ ही 14 सितंबर का वो चश्मदीद अब सामने आया है, उस दिन क्या कुछ हुआ था उसने कैमरे पर बताया है। वहीं वारदात का जो दिन था उस दिन का भी एक वीडियो सामने आ चुका है। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें जारी रहेंगी आगे, देखते रहिए। आज हाथरस साजिश में एक बड़ा खुलासा हुआ है, पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले साजिश से पहले हाथरस पर सियासी घमासान की बात करेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार अपनी नाकामियों को साजिश की आड़ में छुपा रही है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा है। हाथरस की योगी सरकार ने सीधा आरोप लगाए हैं, 2 दिन से आप भी देख रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पीएफआई पे आरोप लगाए जा रहे हैं, फंडिंग की गई सारी चीज़ों की। क्या लगता है? देखिए, वो जो वेबसाइट जो बनाया गया है अजीबोगरीब वेबसाइट है, उसकी बुनियाद पर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी कुछ इनका गवर्नेंस में गलती हो जाती है तो उसको कॉन्स्पिरेसी बना दिया जाए। ये तो पुरानी कहानी हो चुकी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि उस दलित परिवार की लड़की का रेप हुआ है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ा गया है। उसकी मां कह रही है कि मैंने अपनी बेटी को इस हालत में पाया, आपने उसका सही इलाज नहीं करवाया, आपने रात के अंधेरे में एक दलित परिवार के मां और बाप को अपनी बेटी के अंतिम संस्कार करने की इजाज़त नहीं दी। क्या ये भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है? कब तक अपनी नाकामियों को आप इस तरह की बातों में छुपते रहेंगे? ये असल इनकी नाकामी है। तो क्या हाथरस का आप असर बिहार चुनाव पे देखते हैं? क्योंकि एक दलित का मामला था, एक बेटी का मामला था जहां उसकी मौत हुई है। देखिए, आज के ज़माने में जहां पर दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, सेलफोन की वजह से लोग सब चीज़ को देखते हैं, कोई बात छुपने वाली नहीं है। मगर बिहार चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो नीतीश कुमार के 15 साल का मिस गवर्नेंस और अल्टरनेट पॉलिटिक्स का जो ज़रूरत है, जो हमारे कन्वीनर देवेंद्र यादव साहब और हमारा सीएम का फेस जो है कुशवाहा साहब, वो प्रोवाइड करें। हाथरस की गूंज आपको नहीं लगता है कि बिहार में? नहीं, हर मसले की गूंज होगी, हर मसले की गूंज होगी। क्यों नहीं, हर मसले की गूंज होगी। हाथरस कांड पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस कांड के चश्मदीद ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। और आज तक के खुफिया कैमरे पर हाथरस का चश्मदीद ने ये दावा किया है कि 14 सितंबर को क्या हुआ था। उसका दावा यह है कि वो मौके पर मौजूद था जहां 14 सितंबर को पीड़िता के साथ वारदात हुई थी। चौदह सितंबर के इस वीडियो को देखने के बाद ये सवाल जस का तस खड़ा है कि हाथरस की पीड़िता बेटी को किसने मारा। इस मामले में पीड़िता के गांव के ही एक शख्स से हमारी अंडरकवर टीम की मुलाकात हुई। उस शख्स का नाम जयवीर है और उसका दावा है कि वो चश्मदीद है और मौका वारदात पर था। तो सुनिए उस दिन क्या हुआ था, वो इस पर क्या कहता है। अभी बताओ, आप तो मौके पे गए थे ना? हाँ, आपने क्या देखा? मैंने लड़की को वहाँ पड़े हुए देखा तो लड़की को
हाँ मोटा कहते हैं, गाँव आते थे वो मोटा कहते हैं, गाँव में मोटा कहते हैं। गाँव में मोटा, हाँ मोटा कहते हैं। और वो छोटू से कहिए भाई माँ ने कि तू हमारे घर खबर कर दिया। हमने आपको दिखाया कि कैसे एक आरोपी लवकुश की मां कह रही है कि उसका बेटा तो पीड़िता को पानी पिलाने ले गया था और नाहा कि उसे फंसा दिया गया। ये तो बच्चे निर्दोष हैं। लवकुश मेरे पास था, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुँचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पहुँचने लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी। आइए अब इस पर जयवीर से सुनिए कि इस मामले में लवकुश की मां के दावे को वो कितना सही और कितना गलत मानता है। छोटू कौन? वो जो खेत वाला लड़का है। अच्छा, तो छोटू साइकिल लेके माने छोटू से कहा कि मेरे घर खबर करो, आपके सामने बोला ये? हाँ, तो आपने तो उठाया नहीं, उसकी मदद नहीं की उसको? मगर पानी लाया हुआ वो, और लाए रे पानी उठाए रे, माँ बैठी है। कौन? वो लवकुश नाम का लड़का है, वो पानी लाया हुआ भर के मेरे सामने। जो जेल में है? जेल में वो पानी लेके आया पिलाने के लिए? पन्नी में वही माने की बेटा ये तड़प रही है, पानी लेके आया। किसकी माँ ने बोला? नहीं, बाकी लवकुश की वो बराबर पे चारों काट रही है। लवकुश की माँ? लवकुश की माँ और लवकुश वो खिंच के गया, पानी लाया तो बात अगर जयवीर वाकई चश्मदीद है और सच बोल रहा है तो इसका बयान जांच एजेंसियों के लिए अहम है। लेकिन इन सब से अहम तो ये सवाल है जो 29 सितंबर से ही घुमड़ रहा है कि आखिरकार हाथरस की पीड़िता बेटी को किसने मारा। जमशेद और नितिन जैन के साथ आज तक ब्यूरो। हाथरस मामले में कई पेच हैं। आरोपी जेल से चिट्ठी लिखकर खुद को बेकसूर बता रहे हैं। हम आपको दोनों पक्ष की बातें सुनाते हैं। पीड़ित पक्ष आरोपियों को झूठा बता रहा है, तो वहीं आरोपी के परिवारों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। तनी दूर में घास खोद रही, मैं तो किच्चत फिर हूँ, मैं तो बेहोश है कि खून खचड़े देख के मैं प्यास के मरी जाऊँ। मेरी लोड़िया प्यासी के भैया तू घास डाल जाए के, मैं भैया तू घास डाल के एक बोतल में पानी भरी लगी, मैं प्यासी मम्मी प्यासी है मेरे बेटा तू डाल जाए के, तब बिजली आएगा ये पानी पे आवे लग गो छोरा। तो टाइम तो लगाते भैंस 8-10 पौहे तो टाइम तो लगेगी, तो लो 1 घंटा आगे में लली स्वतंत्र तो आ रहा है। मम्मी न करो खोद लो, सो घर को चलो प्यासा लगे रही। मैं हाँ बेटा मैं न कर खोद रही, सो घर को चलेंगे हैं। और जब कब का छिपे बाह में बैठे मोह ऐसी साल होती तो भी बेटी भैया काय भी छोड़ती। बच्चे निर्दोष हैं। लवकुश मेरे पास था, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरे पास लवकुश, मैं और मेरा लवकुश बेटा चारा काट रहे थे अपने खेत में। जिस वक्त पे हमने तो जब सुना है सब लोग भागे हैं, वहाँ पे हम पहुँचे अपने बेटे को लेकर। मैंने अपने बेटे से बोला है, बेटा जब तुम से आ रही है पानी के लिए तो मैंने तू किसी से पानी लिया। मेरा बेटा सड़क पे गया है, वहाँ से पहुँचने लिया, उसने बरा से पानी लेके उसकी माँ के हाथ में दिया है, भाभी लो इसे पानी पिला दो बेटी को। वहाँ से भाई उसका पकड़ के ले आया, हाथ पकड़ के सड़क पे बाइक पे बैठा के उसकी माँ उसका भाई थाने ले गया है। मेरा बेटा निर्दोष है। दुनिया ने देखा है वो को पागल थे, जो हकीकत थी वो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे थे, वो सब पागल थे। मतलब कोई अब मैं अपनी बच्चियों को पाल रही हूँ मारने के लिए, क्यों बड़ी हो जाएंगी तो उन्हें गला दबा के मार दूंगी। नहीं तो काम बाकी बचा है, क्योंकि गरीब और कमजोर लोगों को एक ही काम है। अभी उनके 100 सवालों के एक जवाब है कि बॉडी जलाई क्यों, क्या चीज छुपाई है, क्या चीज छुपाई है। किसी भी सवाल के उनके को कोई जवाब नहीं है। इसे सब लोगों से बोल दो कि हम लोगों को ना एक जहर ला के दे दे, तो पूरे परिवार को मैं खाना में मिला के खवा दूं और सो जाएं सब चैन की नींद। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता हो। और रामू, हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माओ खिलर पे हो, रामू मारो 7 बजे गयो 12 बजे घर आए। हम अपनी बता रहे, हमने कोई वाको बुना देखो कि कब गो है या ना गो, बात होती फोन पे या ना होती, हमने ना देखो अपनी आंखों से। माँ ने लिखी है तो होती होंगी भैया, होती होंगी, हम ना कह सकते। तो जो चिट्ठी आई है माँ लिखी तो होती होंगी, पर लेकिन हमने ना देखो।
तो अलग अलग पक्षों का क्या कहना है ये हमने आपको सुनवाया। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, देखिए आपने ही कई लोगों से बात की है, गांव के लोगों से, और देखिए गांव में जिस तरह का लोगों का रहन सहन होता है, चाहे पीड़िता है उससे भी लोगों का मिलना जुलना था, आज की तारीख में वहां पर क्या परिस्थिति है, क्या मनस्थिति गाँव के लोगों की है? ऐसा लग रहा है कि एक विभाजन तो वहां भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, कुछ इसी तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है। गांव में अगर बात करें तो गांव के बहुत सारे लोग हैं जो आपस में बातचीत पहले करते थे, लेकिन अब जब हम लोग जाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए तो वो लोग मना कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस विषय में कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आरोपियों की बात करें तो आरोपियों का परिवार लगातार शुरुआत से ही कह रहा है कि उनके जो लोग हैं वो किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में दोषी नहीं हैं, वो निर्दोष हैं और उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। लेकिन पीड़िता का परिवार का यह कहना है कि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने साजिश रची है, अब उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। तो इस तरीके की बात जो पीड़िता के पिता हैं उनसे हमारी बातचीत जब हुई तो उन्होंने इस तरीके की जानकारी हमको दी। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है और एसआईटी इन तमाम चीजों पर परिवार वालों से बातचीत कर चुकी है, जिसमें से आस पड़ोस के लोगों से भी अब पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। तो कुछ ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि एसआईटी अब जब 16 तारीख को अपनी रिपोर्ट देगी तो किस तरीके से इस पूरे मामले में कंक्लूजन देती है। लेकिन इस बात को लेकर के परिवार वाले चिंतित हैं। जहां तक बात करें जो पीड़िता का परिवार है उनका यह कहना है कि अब उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। जितेंद्र, नजर बनाए रखिए क्योंकि जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो वो चाहती है कि सभी पहलुओं पर निष्पक्ष तरीके से जांच पूरी कर ली जाए। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए। आज केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर उनके दिल्ली आवास 12 जनपद पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां आखिरी दर्शन के लिए नेताओं और समर्थकों का हुजूम लग गया है। वहीं सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पासवान को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। नहीं था, वो देश में वंचितों की आवाज तो थे ही, लेकिन सर्व समाज की आवाज थी। जब सदन के अंदर सवर्णों के आरक्षण का आया तो भी उनका वही पॉजिटिव रुख रहा। अगर मंडल कमीशन की बात हुई उस समय भी वही रहा और इतने मिलनसार अजय थे। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना, दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला खान राज्य मंत्री। दबे कुचले पिछड़ों की आवाज एक तरह से दब गई। इतना लंबा राजनीतिक जीवन खुद में खुद ऊंचाइयों को छुआ। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।